जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी के अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, SSC GD का जैसा 4 फरवरी को पेपर आएगा, आज की इस वीडियो में देखेंगे कैसा आपका पेपर आने वाला है। उस पेपर में, उस शिफ्ट में कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी के, जीके के, करंट अफेयर और मैथ के। तो पूरे पेपर का हल देखेंगे। हिंदी के पूरे 20 सवाल जैसे आपके एग्जाम में आएंगे, जीके प्लस करंट अफेयर के 20 सवाल और रीजनिंग के पूरे 20 सवाल साथियों इस वीडियो में देखेंगे, और उसके अलावा मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिएगा साथियों, इस पूरे पेपर में से कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते हैं और कितने आपने नए सीखे। जो आप नए सीखोगे वो आपके एग्जाम में आएंगे साथियों। तो पहला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि ईर्ष्यालु कैसे लिखा जाता है। ईर्ष्यालु आपका ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, राइट आंसर हो जाता है। कह रहा जो ना जाना जा गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो गया। देखिए, अतिथि की अगर बात करें तो जिसकी आने की कोई तिथि तय ना हो उसको अतिथि बोला जाता है, लेकिन जो ना जाना गया उसको अज्ञात बोला जाता है या अज्ञान बोला जाता है। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। जो जाना गया उसको ज्ञात, जिसे नहीं जानेंगे उसे अनजान। अगले नंबर, दोपहर के बाद का समय। देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि दोपहर के पहले के समय को क्या बोला जाता है, दोपहर के समय को क्या बोला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दोपहर के समय को क्या बोला जाता है, क्या कि अगर आपसे पूछा जाए कि दोपहर के समय को क्या बोला जाता है, तो मध्याह्न बोला जाता है दोपहर के समय को। यहाँ पर दोपहर के बाद का समय है, तो दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोला जाता है। लेकिन दोपहर के पहले के समय से आपको पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या बताओगे, पूर्वाह्न बोलोगे। यानी कि दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न। तो ये तीनों बातें आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अपराह्न, मध्याह्न और पूर्वाह्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तुरंगी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, मुझे बताइए। देखिए, तुरंग की अगर बात करें, तुरंगी की अगर बात करें तो घुड़सवार को बोला जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इंद्र का समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर बात करें इंद्र का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो इंद्र को साथियों देवराज कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर ईश्वर के पर्यायवाची आपको कुछ बता देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ईश्वर का पर्यायवाची भगवान शब्द हो जाएगा। परमेश्वर भी कहते हैं, क्या परमेश्वर भी बोलते हैं, ईश्वर शब्द का ही पर्यायवाची होगा। उसके अलावा साथियों परमात्मा भी बोला जाता है, क्या परमात्मा भी बोला जाता है। तो आप लोग ये चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर देवराज शब्द की, तो देवराज ये आपका साथियों इंद्र का समानार्थी हो जाएगा। इसको इंद्र भी बोला जाता है और इसको साथियों देवपति भी बोला जाता है, क्या देवपति भी बोला जाता है। ये भी जानकारी आपको याद रखना है, ताकि पेड़ पर चिड़िया जो हैं, जो चहचहाती हैं, हिनहिनाती हैं, कड़कड़ाती हैं, टिकटिकारती हैं। तो यहाँ पर जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल कहा जा रहा है साथियों कि आदर और निरादर करना, यह अर्थ किस मुहावरे का है, मुझे बताइए। देखिए, बोला जा रहा है कि पान पन्ही खिलाना, पान फूल सा, या पान पत्ते तक सीमित होना। तो क्या होगा आपका सही जवाब, मुझे बताइए। देखिए, आदर और निरादर करना ये अर्थ किस मुहावरे का अर्थ है, तो मैं कहूँगा पान पन्ही खिलाने का है। तो राइट आंसर आप लोग आंसर नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर अंधेरा करना। अंधेरा करना इस मुहावरे का अर्थ, यानी कि अन्याय करना, अंधेरा करना, या घमंड करना, या भ्रष्टाचार करना। मैं कहूँगा अन्याय करना अंधेर करना के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, परिवर्तन पृथ्वी का नियम है, परिवर्तन संस्कृति का नियम है, परिवर्तन जगत का नियम है, या प्रकृति का नियम। तो यहाँ पर सही शब्द जो आपका आएगा परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये जवाब आपका सही हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है साथियों, बोला जा रहा है क्या, यहाँ पर कह रहा है कि जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है साथियों, यहाँ पर आकाश वृत्ति होता है। और उसके अलावा यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है साथियों, खेचर। खेचर का मतलब ये होता है कि जो आकाश में चलता हो। अगर आपसे कल को पूछ लिया जाए कि जो आकाश में चलता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आपको खेचर बता देना है, ठीक है ना।
आत्मघाती शब्द की यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर आत्मघाती शब्द की अगर बात करूं तो जो अपनी हत्या खुद ब खुद कर ले, यानी कि जो अपनी हत्या खुद कर ले उसको क्या बोला जाता है, उसको आत्मघाती बोला जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगोचर शब्द की अगर मैं बात करूं तो जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, क्या, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसको अगोचर बोला जाता है। तो ये 4 टॉप लेवल के मैंने आपको बता दिए हैं, ये सभी को आपको याद करना है। और साथियों अगर आप वाकई में इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर को, तो एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि अद्वितीय कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है साथियों क्या, कि हाथ मलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पछताना, संकल्प करना, वीरता दिखाना, व्यायाम करना। नहीं, यहाँ पर आपका तो ये होता है कि वीरता दिखाने की, पछताना सॉरी, तो आप अपने हाथ मलो और पछताओ, ये होता है। उसके बाद देखिए अगर बात करें व्यथा का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए व्यथा का पर्यायवाची क्या होता है, व्यथा का पर्यायवाची आपका दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। यहाँ पर व्यथा का पर्यायवाची दुख होता है, और यहाँ पर पीड़ा होता है, कष्ट होता है, और क्या होता है साथियों यहाँ पर विषाद होता है। ये आप लोग यहाँ पर साथियों ध्यान रखेंगे। राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। साथियों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अभी जीएस देखेंगे, रीजनिंग देखेंगे, मैथ देखेंगे, और जीएस जीके आपका हो जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे, और आपकी जो कामना है सिलेक्शन की वो पूरी हो जाएगी। अब बात करूं यहाँ पर छठी का दूध याद आ जाना, तो इस मुहावरे का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अतीत पर गौरवान्वित होना, तो ये आपका नहीं, संकट के समय पिछले दुख की याद आना, तो ये संकट के समय पिछले सुख की याद आना। तो ये आपको अगर बताऊं कि संकट के समय पिछले सुख की याद आना, तो इसको बोला जाता है कि छठी का दूध याद आना, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। यानी कि संकट जब आता है तो आप कहोगे कि उस समय हमारा पहले सुख था, अब तो बहुत दिक्कत में जी रहे हैं। तो अब आपको साथियों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताना है सही वर्तनी। यानी सही वर्तनी की बात करें तो यहाँ पर आपको परिणाम कैसे लिखा गया है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ऐसे लिखा जाएगा। अगला देखिए कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। बोला जा रहा है कि केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। तो दिक्कत कहाँ पर, ये मुझे बताइए। चलिए अगर मैं बताऊं आपको कि केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं, केवल आप ही, मतलब यहाँ पर दिक्कत है, केवल आप ही, देखिए केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं, ये सही हो जाए। अब केवल भी लगा दिया, ही भी लगा दिया, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपका प्रॉब्लम हो रखा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए किसी और स्थान पर, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, किसी और स्थान पर इसके लिए एक शब्द क्या होता है, अन्यंत्र होता है। क्या होता है? अन्यंत्र। अगर सर्वत्र की बात करें साथियों, यानी कि सब स्थानों पर, अगर आपसे पूछा जाए कि सब स्थानों पर इसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए एक शब्द साथियों सर्वत्र होगा। और किसी और स्थान पर अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर अन्यत्र होगा। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए साथियों यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, उन्नति का विलोम क्या होगा। देखिए उन्नति का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपको फटाफट बताना। अगर सम्मति का विलोम पूछा जाए तो छोटा आ लगा दो, तो ये आपका विलोम हो जाएगी असम्मति। अब उन्नति का विलोम यहाँ पर अवनति हो जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर साथियों याद रखेंगे। अगले नंबर का सवाल है, अब यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि हमारी राजभाषा है, उचित भाषा लिखिए। यानी कि मराठी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, गुजराती हमारी राजभाषा है, या संस्कृत। तो आपकी और हमारी राजभाषा तो हमारी हिंदी है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर पूरे 20 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर कह क्या रहा, क्या देखिए बोला जा रहा है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल से उत्तरदायी होती है। अगले नंबर का क्वेश्चन साथियों क्या बोला जा रहा है, देखिए और बताइए। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है तो यहाँ पर लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है। अर्धसंघीय, ये बात बिल्कुल सही है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये आपका नहीं है। शक्तियों का वितरण है, ये आपका बिल्कुल सही। तो मैं कहूँगा
कौन सी विशेषता आपकी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाली नहीं है। जब ये नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, बोला जा रहा है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के लिए राजनीति के निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो मैं कहूँगा ये साथियों जो नीति निदेशक सिद्धांति है ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो मैं कहूँगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में से कौन सा अधिकार शामिल है? तो मैं कहूँगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है, मैं कहूँगा नहीं। वाक् और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, बिल्कुल आपका इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो कुल मिला के 19 में क्या है? वाक् और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला देखिए साथियों, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है? ये क्या आपका नाक में होता है, मसूड़ों में होता है, फेफड़ों में होता है या हृदय में? तो ये साथियों आपका किसमें? मसूड़ों से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोला क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि फ्लोएम जो उत्तक होता है ये जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? यानी पौधों में, स्तनधारियों में, कीटों में या जानवरों में? तो ये साथियों पौधों में पाया जाता है फ्लोएम नाम का एक उत्तक। अगला क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो ये आपका 746 वाट के बराबर होता है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं? तो इसमें से कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं? कोयले का जलना ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन ये भी है। पानी का भाप में रूपांतरण ये नहीं है। और कागज का जलना ये है। अगर ऑप्शन नंबर सी जब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इजराइल की राजधानी आपको बताए तो जेरूसलम जो है ये बगदाद वाले जो जेरूसलम जो है ये आपका इसकी राजधानी है इजराइल की। साथियों जो मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ ये आपके मनोमस्तिष्क में सेव होता जा रहा है। अब इसका फायदा जब आपके एग्जाम हॉल में 1 बाय 1 आपके क्वेश्चन आपके माइंड के सामने से देखने को मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सब हमें आता है। तो सिर्फ आपको इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखना है। अभी आपको रीजनिंग करवाऊंगा, उसके बाद आपका मैथ भी करवाऊंगा। तो ये आपको अगला क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है कि भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो ये आपका कुर्ग को बोला जाता है, राइट आंसर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कि डैश मथुरा कला से स्टैसलिंग की पारंपरिक कला, यानी कि यहाँ पर सांझी की बात चल रही है, यानी कि सांझी मथुरा कला से स्टैसलिंग की पारंपरिक कला है। अगला क्वेश्चन कि बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें विधान परिषद है? यानी कि यहाँ पर कर्नाटक राइट आंसर होगा, यानी कि आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। अगला देखिए साथियों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद तुथ लिखी? तो ये आपकी महात्मा गांधी जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी था, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए साथियों, यहाँ पर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? यहाँ पर साथियों पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी या आपकी मोमलोपी ढलाई कास्टिंग या लड़कती? तो ये आपका जो मोमलोपी ढलाई ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित थी? तो यहाँ पर कन्नौज आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सी नई राजधानी थी? यानी कि कन्नौज थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी, यानी कि पहले थानेश्वर में राजधानी थी, यानी कि फिर उसके बाद कन्नौज की राजधानी बनाई। अगला देखिए साथियों, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ब्रिटिशों ने अंग्रेजी को यहाँ पर उत्सुकता दिखाई, यानी कि ये आपकी भारतीय समाज में उत्सुकता दिखाई, भारतीय लोग इसको भी बोलने लगे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या था? तो यहाँ पर इनका नाम क्या था? हसरत मोहाली था। हसरत मोहानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है।
ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो यहाँ पर साथियों महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण नहीं, कलकत्ता निगम अधिनियम 1800 ये भी नहीं, पंजाब भूमि हस्ताक्षरण ये भी, बंगाल को विभाजित करने के निर्णय की वजह से एक प्रकार से स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन साथियों बोला जा रहा है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। तो यहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ये आपका ईसाइयों और मुसलमानों के बीच, मैं कहूँगा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद साथियों देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब यहाँ से हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, तो तकरीबन यहाँ पर हम लोग 20 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर साथियों बोला क्या जा रहा है कि यदि दर्पण को संयोजन के दाईं ओर रखा जाए, तो जो ये लिखा है 5 4 R Q X Z, ये आपको दर्पण में कैसे दिखाई देगा? ऐसा, ऐसा, ऐसा या ऐसा, बस इतनी सी आपको बताना है बात, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब आपको बता देता हूँ रूल शुरू से, जो आपका सबसे अंत वाला लेटर होता है ये आपको सबसे पहले दिखाई देगा। अब जब इसका मुंह बाईं ओर है तो इसका मुंह आपका दाईं तरफ हो जाएगा, यानी कि जेड कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब इसमें भी जेड कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, लेकिन इसमें आपका नहीं है, तो आंसर आपका नहीं। एक्स जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, तो क्यों की लाइनिंग इधर है, तो दर्पण में देखोगे तो क्यों की लाइनिंग इधर हो जाएगी। तो इसमें ऊपर की तरफ आपकी लाइनिंग है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें सही है, और इसमें ये भी आंसर नहीं हो सकता, और ये भी कट हो गया। तो बचा क्या आपका बी, और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आर का मुंह बाईं तरफ है, तो दर्पण में दाईं तरफ हो जाएगा, जिसमें आर ऐसा ही बना है। 4 की अगर बात करें तो 4 आपका कुछ साथियों ऐसे करके बन जाएगा, और 5 साथियों आपका कुछ ऐसे करके बन जाएगा। अगर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर साथियों? बोला जा रहा है कि बहादुर का संबंध जिस प्रकार साहसी से है, उसी प्रकार बेवकूफ़ का संबंध किससे होगा? तो कहीं ना कहीं बहादुर का एक बात बताऊं तो साहसी, यानी कि कहीं ना कहीं उसको, बेवकूफ़ को डरपोक से ज़्यादा बेहतर उन्मादी आपका हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, आपका ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हर बार आपके एसएससी जीडी में 2 बार क्वेश्चन ये आते ही आते हैं। कथन में क्या बोला गया है साथियों कि सभी कपड़े आपके फूल हैं। तो मान लीजिए ये हमने कपड़े बना लिए और सभी कपड़ों को हमने फूल बना लिया। अब कह रहा है कि कुछ फूल आपके सब्जियां हैं, तो मान लीजिए इतने फूल आपके सब्जियां हैं, तो निष्कर्ष को बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत। तो मान लीजिए साथियों कुछ फूल आपके कपड़े हैं, तो इतने कपड़े आपके फूल हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कुछ सब्जियां फूल हैं, यानी कि इतनी सब्जियां आपकी फूल हो जाएंगी, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए बोला क्या जा रहा है यहाँ पर। कह रहा है कि 6 दोस्त हैं, यानी कि प्रिया, अरुण, वंश, रजत, भावना और मंजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर विपरीत दिशा में मुख करके बैठे। तो यहाँ पर कितने लोग हैं साथियों? ये आपके 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर साथियों बोला जा रहा है कि वंश रजत के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो वंश को आप कहीं पर भी बिठा दो, यानी कि वंश को मैं आपको यहाँ पर बिठा देता हूँ, यानी कि वंश आपका रजत के दाईं ओर बैठा है। तो देखिए सबका मुख केंद्र से बाहर की तरफ है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपको अगर बताऊं कि रजत के दाईं ओर बैठा है, तो रजत को हम कहाँ पर बिठा लें? तो रजत को साथियों हम लोग यहाँ पर बिठा लेंगे, यानी कि यहाँ पर बिठाते हैं, तो ये दूसरे स्थान पर हो जाएगा। उसके बाद साथियों क्या हो जाएगा कि अरुण और प्रिया, क्या बोल रहा है कि अरुण और प्रिया, अरुण और प्रिया, यानी कि ना तो अरुण और प्रिया यहाँ आएंगे और ना ही अरुण प्रिया यहाँ आएंगे, तो यहाँ नहीं आएंगे। तो ये उसके बाद कह रहा है क्या कि मंजू रजत और अरुण के बीच बैठा है, यानी कि मंजू जो है ये रजत और अरुण के बीच बैठा है। क्या रजत जो है अरुण और के बीच, मंजू को यहाँ नहीं हम बिठाल सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें बिठालना पड़ेगा अरुण को। तो मैं कह सकता हूँ कि मंजू यहाँ पर बैठ जाएंगी, और कह रहा है कि मंजू ये रजत और अरुण के बीच बैठी हैं, तो अरुण हमें यहाँ पर बिठालना पड़ेगा। अरुण यहाँ पर बैठ गए, और प्रिया जो हैं तो प्रिया आपकी यहाँ पर बैठ जाएंगी। अब कितने लोग हैं? 1 2
एक बचा हुआ है आपका। अब आपका एक तरीके से दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि वंश रजत के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अब अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं, यानी कि अरुण और प्रिया यहाँ नहीं बैठेंगे रजत के आजू बाजू में, तो मंजू और रजत अरुण के बीच में बैठी, यानी अंजू जो है ये रजत और अरुण के बीच बैठी, ये भी हो गया। अब वंश और रजत के बीच में बैठा है, यानी कि ये कौन बैठा है, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखो कि इसमें से आपने किसको किसको बिठा दिया है, कौन एक बाकी है। तो भावना को यहाँ पर कहीं नहीं बिठाला गया है, तो जाहिर सी बात है कि भावना आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये यहाँ पर बैठेंगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि 23 है और फिर 23 है, उसके बाद 46 है, उसके बाद 138 है, उसके बाद 552 आ गया है। उसके बाद आपको बताना है कि अगला नंबर आपका कौन सा है। आप कभी भी देखो साथियों कि गैप अगर आपका तेजी से बढ़ रहा है तो वहां पर आपका गुणा होगा। जैसे कि हमें इतना तो पता है कि 23 की गुणा अगर 2 से करते हैं तो यहाँ पर 46 आ जाता है। अगर 23 की गुणा हम लोग 1 से करते हैं तो 23 एकम 23 और 23 दूना 46 हो जाता है। अगर 23 की गुणा हम लोग 3 से करते हैं तो 138 आ जाता है। मुझे पता नहीं बट हमने लिख दिया है। छतियाँ 18, 18 का 8 और 3 चक्कू 12 और 1 13। बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर अब हम बात करें क्या इसकी गुणा 4 से करें तो क्या ये आ जाएगा, और क्या इसकी गुणा 5 से करें तो 552 की गुणा साथियों 5 से करा करके देखिए। 552 की गुणा अगर 5 से करा कर देखते हैं, अगर ऑप्शन में कोई आंसर मिल जाता है तो 5 दूना 10 हमारा हो जाएगा। देखिए 5 दूना 10 और 5 25 और ये आपका 1 6 और ये आपका देखिए 2760 ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना चाहिए। जिनका भी आंसर 1 के साथ है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। इस सवाल की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये सबसे विषम है, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा सबसे विषम। देखिए डी आपका जो है ये 4 पर आता है और के आपका 11 पर आता है और आर 18 पर, वी 22 पर और वी 3 पर और जे 18, एम 13 और उसी प्रकार टी आपका 20 और ये आपका 1 पर और जी 7 पर, ए 1 पर, एच आपका 8 पर। तो यहाँ पर 4 से 11 हुआ है, यानी कि यहाँ पर साथियों 4 से 11 हुआ तो तब भी 7 बढ़ा है और 11 से 18 हुआ है फिर भी 7 बढ़ा है। जरा चेक करके बताइए कि 22 के बाद 23 और 24 25 26 ये तो हो गया 4 और ये 4 और 3, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल 7 बढ़ा हुआ है और यहाँ पर भी 7 बढ़ा हुआ, यानी कि जो रूल यहाँ पर 7 का लगा हुआ है वही रूल यहाँ पर भी लगा हुआ है। अब 13 से 20 7 कर सकते हो, यानी कि 20 से 1 हुआ है, 26 से 1 3, तो यहाँ पर भी 7। और उसके अलावा अगर बात करूँ साथियों यहाँ पर 6 माइनस किया गया है, यानी कि सबसे अलग रूल यहाँ पर है। इन तीनों में 7 का है लेकिन ऊपर वाले में 6 और 7 का रूल। खैर अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह क्या रहा है साथियों कि यमुना नदी नर्मदा नदी के बीच जो आरेख बनेगा वो आपको बताना। देखिए ये भी एक नदी है और ये भी एक नदी शब्द हो गया, यानी कि ये आपका यमुना नदी हो गई और ये आपकी नर्मदा नदी हो गई। अब दोनों नदियां हैं तो नदियों के अंदर आएगा, तो ऐसा आरेख आपका ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर वी के साथ है। मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए साथियों यहाँ पर, अगला देखिए एक फिर से नंबर सीरीज वाला सवाल है। जितने भी कॉन्सेप्ट बैठते हैं नंबर सीरीज वाले, तो सीटिंग अरेंजमेंट के और कथन निष्कर्ष के जितने चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट बैठते हैं मैं एग्ज़ाम तक आपको सब कुछ कवर अप करवाऊंगा। तो आप लोग साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो मेरा मानना है पेपर आपका बहुत आराम से पास हो जाएगा, पेपर आप बहुत आराम से क्रैक कर डालेंगे। क्योंकि अगर आप डेली पढ़ते हो, क्योंकि डेली एक एक क्लास में हिंदी जीके जीएस मैथ सब कुछ पढ़ाता हूँ, तो डेली आपका रिवीजन होता रहेगा और पिछला रिवीजन भी होता रहेगा और जो नया आप पढ़ेंगे उसका भी आपको तैयार करवाता रहूँगा नई चीज़ें। इस प्रकार अगर आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आपका एक तरीके से निश्चित हो जाएगा। तो आपको क्लास को नहीं छोड़ना है, कोई भी क्लास में आपको दूँ SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर, तो उसको आपको ज़रूर देखना है। अगला क्वेश्चन 46 54 70 और 70 के बाद आपका 102 आएगा और फिर आपका उसके बाद 166 फिर बताना है अगला नंबर यहाँ पर क्या होगा बताइए। देखिए साथियों 46 से 54 हुआ है तो मैं कहूँगा 8 बढ़ा हुआ है और 54 से 70 हुआ है तो ये 16 बढ़ा हुआ है और ये यहाँ पर 32 बढ़ा हुआ है। तो बात करूँ ये यहाँ पर आपका 30 और 64। तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि 8 का डबल 16
और 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, यानी कि 166 और 28 को आपको जोड़ना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये आपका 14 हो जाएगा, ये आपका 29, यानी कि 294 अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिनका आंसर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ठीक है ना, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखिए इस सवाल को और बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर अगर साथियों कहा गया है कि जैसे यहाँ पर 9766 से 6433 बनाया गया है, वैसे आपका 6875 से कौन से नंबर आएंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए भाई फटाफट आप लोग बता दीजिए कि कैसे क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें 6 से 3 हो गया है और ये भी 6 से 3 हो गया है। देखिए 6 से 3 हुआ है और ये भी 6 से 3 हुआ है। अब कहो कि 7 से 4 हुआ है, ये भी 3 घटा हुआ है, और 9 में 3 घटाओगे तब भी आपका 6 आएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए 6 में 3 घटाएंगे तब भी 3 आएगा, 8 में 3 घटाएंगे तब भी 3 आएगा, और 5 में 3 घटाएंगे तब भी 2 आएगा। तो देखिए क्या 3542 लिखा हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो आप लोग को राइट आंसर बी के साथ। तो काबिलियत आपकी अगर बात करूं तो जल्द से जल्द आप लॉजिक पहचानिए और लॉजिक इसमें लगा क्या ये खोजने की कोशिश करिए। मान लीजिए लॉजिक जितनी जल्दी आप पहचानने की कोशिश करते हैं उतनी जल्दी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत तेज़ी से साथ होता है। अब इसमें एक लॉजिक लगा, अब इसमें भी एक लॉजिक लगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा जल्द से जल्द लॉजिक निकालने की कला। जब ये चीज़ आपके अंदर आ जाती है तो जो और लोग 2-2 मिनट सवाल में लेते हैं तो आपका वो 40 सेकंड के अंदर हो जाता, 30 सेकंड के अंदर हो जाता। जब ऐसा हो जाता है तो समझ लीजिए कि रीजनिंग में आप 20 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन बहुत आराम से करते हैं। एक आध अगर क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं तो 20 में से 19 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। अब इस सवाल को देखिए साथियों, यहाँ पर कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिए, यानी कि एक दर्पण अगर यहाँ पर रखा जाता है तो ये कैसा दिखाई देगा। तो अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल की हम लोग, तो जी जैसा है तो जी कुछ ऐसे करके दिखाई देगा। क्या जी कुछ ऐसे लिखा हुआ है तो ये आपका कुछ ऐसे करके दिखाई देगा। क्यों आपका कुछ ऐसे करके दिखाई देगा। और एस की अगर बात करें तो एस कुछ ऐसा करके, 3 आपका कुछ ऐसे और 9 कुछ ऐसे, और डी आपका कुछ ऐसे। तो ऐसे आपका कहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं कहूँगा ऐसे आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ दिखाई दे रहा है, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए इस सवाल को और बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाता है। देखिए RHINO को POJIS के रूप में लिखा जाता है, तो TIGER को SFHJU के रूप में लिखा जाता है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ये बात मुझे बताइए। चलिए देखिए ये आपका HR जो होता है ये आपका कहाँ पर होता है, HR आपका 18 पर होता है, और ये आपका कहाँ पर एकदम बढ़ा दिया गया है। I होता 9 पर, J होता 10 पर, N होता 9 पर। ये थोड़ा सा लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, क्योंकि ये लॉजिक हमारा बना नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे ना करके RHINO और POJIS ऐसे करके देखते हैं, क्या पता ऐसे दूसरा लॉजिक मिल जाए कि जब आप साथियों आर में एक बढ़ाते हैं तो आपका क्या आता है, एस आता है। क्या आर में जब एक बढ़ाते हैं तो आपका एस आता है, एच में एक बढ़ाते हैं तो आई आता है, और आई में जब एक बढ़ाते हैं तो जे आता है, एन में जो एक बढ़ाओगे तो ओ आएगा, और ओ में बढ़ाओगे तो पी आएगा। तो यहाँ पर आप लोग आई होप समझ गए होंगे, यानी कि एच में जब आप एक बढ़ाओगे तो कितना आएगा, यानी कि आई आ जाएगा। ठीक है, आई आ गया। अब ओ में एक बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, पी आएगा। आर में एक बढ़ाएंगे तो आपका एस आ जाएगा, और एस में एक बढ़ाएंगे तो टी आ जाएगा, और ई में एक बढ़ाएंगे तो एफ आ जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ है, FTSPI, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब इस सवाल को देखिए, इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ, जैसे आपको बहुत अच्छी से देखने को मिल जाए। चलिए ये यहाँ पर अगर हम बात करें, एक कागज़ का एक ऐसे टुकड़ा है, यानी कि एक कागज़ का एक ऐसा टुकड़ा है, और इस टुकड़े को यहाँ से फोल्ड किया गया, कहाँ से, यहाँ से फोल्ड कर दिया गया, और फोल्ड करके यहाँ ला दिया गया। अब उसके बाद आपके पास एक ऐसा टुकड़ा आ गया है, और इस कागज़ के टुकड़े को इस पार्ट के ऊपर ला दिया जाता है,
और अब आपके पास ऐसा कागज़ का टुकड़ा बच गया है और आगे, तो इसमें 3 गोल बनाए जाते हैं, यानी कि एक छोटा होल, एक बड़ा होल और एक ट्रायंगल के जैसा होल बनाया जाता है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि जब ये ओपन होगा तो कैसे दिखाई देगा। देखिए, जब इसको हम, यानी कि यहाँ से जब हम लोग इसको खोलेंगे तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब एक ट्रायंगल जब हम इसको ओपन करेंगे तो इधर भी बन जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें और क्या हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता आंसर, ये भी एक तरीके से नहीं हो सकता है। तो इसकी अगर बात करें हम लोग ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें, ये जो छोटे छोटे गोले देखिए, अगर एक गोला ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये बड़ा वाला हो गया और ये आपका छोटा वाला हो गया, तो ये वाला देखिए ये कहाँ पर बना हुआ, यहाँ पर भी नहीं बना हुआ, यहाँ पर भी नहीं बना हुआ। तो मैं कहूँगा ऑप्शन में ये कहीं ना कहीं दिक्कत है, या कहीं यहाँ पर क्वेश्चन में दिक्कत है। अगर ये गोला आपका इधर है तो ये गोला यहाँ पर आ जाएगा, एक ट्रायंगल यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, और एक ट्रायंगल आपका छोटा गोला यहाँ और बड़ा गोला यहाँ, ऐसे करके आना चाहिए। तो यहाँ ऐसा तो ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा, या तो इसमें दिक्कत है या तो इसमें दिक्कत है, या कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट या लॉजिक था वो आपने समझ लिया। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होता है। कह रहा है कि सभी अंगूर फल हैं, तो मान लीजिए ये अंगूर आपके हैं, ये फल हैं, और मान लीजिए सभी अंगूर आपके फल होंगे। और उसके बाद कह रहा है साथियों कि कुछ सब्जियां जो हैं ये अंगूर हैं। मान लीजिए कि इतनी सब्जियां जो हैं ये आपकी अंगूर हो जाएंगी, और कथन को पढ़िए, बताइए कौन सा कथन सही है कौन सा गलत। अब बोला जा रहा है कि कुछ सब्जियां आपकी क्या हैं, अंगूर हैं, और इतनी सब्जियां आपकी फल हैं। बोला जा रहा है कि सभी अंगूर सब्जियां नहीं। हाँ, अगर ऐसा होता कि कुछ अंगूर सब्जियां हैं तो ऐसा ही हो जाता है, बट अब तो गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष सिर्फ एक और एक निकलेगा, जो कि डी में लिखा हुआ है। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए और इस सवाल का आंसर बताने की कोशिश करिए। इस सवाल का क्या आंसर हो सकता है। कह रहा कि ए बी का भाई है, तो ए जो है ये साथियों, ए जो है ये बी का भाई, यानी कि ये भाई है, भाई के लिए हम लोग प्लस बना लेते हैं, और यहाँ पर इसके लिए प्लस बना लेते हैं, यानी कि सी, बी का पति सी है, यानी कि पति पत्नी के लिए डबल लाइन बनाएंगे और भाई बहन के लिए एक लाइन। अगर ऊपर है तो या पिता या माता, अगर पिता है तो प्लस, माता है तो माइनस। तो कह रहा है ई का बेटा सी है, यानी कि ई का बेटा, ए का बेटा जो है, ई के बेटे की अगर बात करें, ई का बेटा कौन है, सी है। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और ये बहन हो गया, ये भाई हो गया, इसका पति सी हो गया, सी का पिता कौन हो गया, ए हो गया। अगर ई का बेटा बात करें तो इसका बेटा ई है और ई की पत्नी एस है, तो यानी कि इस ई की पत्नी कौन हो जाएगी, एस हो जाएगी, ई की पत्नी एस हो गई। अब कह रहा बी से किस प्रकार संबंधित है एस, यानी कि बी क्या कहेगा एस को, तो बी क्या कहेगा एस को, ये पति हैं और पति के पिता यानी उनकी पत्नी, यानी कि पत्नी की माँ है, तो पत्नी की माँ को क्या बोला जाता है, सास बोला जाता है। इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए साथियों, यानी कि उस सही विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द को उस क्रम में दर्शाता है जो दिए गए शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। यानी कि ये 5 वर्ड दिए गए हैं, आपको बताना है ये किस प्रकार ये अंग्रेजी कोश में है। यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, यहाँ पर टी ए लिखा है, फिर टी ओ, यानी कि सबसे पहले तो यही आएगा, फिर तो ये लास्ट में आएगा, यानी कि पहला वाला सबसे पहले आएगा और उसके बाद इन दोनों में से कोई एक आएगा। यानी कि TARMI, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन पहले आता है, ये 4 वाला आ जाएगा। उसके बाद साथियों 5 वाला आएगा, और फिर साथियों ये पी पहले और आई, यानी कि आई पहले आता है तो 3, तो ये 2 हो जाए। यानी कि 145-32 कहाँ पर लिखा हुआ है, 145-32 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, कह रहा है कि ब्रोंकाइटिस का जो संबंध फेफड़ों से है वही संबंध ग्लूकोमा का डैश से है, तो वो संबंध क्या बोला जाता है। देखिए बोलो, ब्रोंकाइटिस को जो दिक्कत फेफड़ों से होती है, तो आपकी जो ग्लूकोमा दिक्कत होती है, तो आंखें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, बोला जा रहा है कि ROCK को OGSV लिखा जाता है, तो CAST को आगे कौन से 4 लेटर यहाँ पर बन सकते हैं, ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। चलिए, तो ये R 18 पर होता है, O 15 पर होता है, कहने का मतलब 3 घटाया गया है। G 7 पर होता है, तो बताइए 8 घटाया। अब C 3 पर होता है, A किस पर होता है, S आपका किस पर होता है, 19। ये लॉजिक मुझे लगता है फेल हो जाएगा। दूसरे लॉजिक की अगर बात करूँ तो यहाँ पर क्या
ROCK लिख लिया, फिर नीचे लिखिए OGSV। अब यहाँ पर अगर बात करें क्या लॉजिक लग सकता है, ये R है, R से यहाँ पर V किया गया है तो ऐसे कर लेते हैं, R 18 पर होता है, V 22 पर होता है यानी कि 4 बढ़ाया गया, O 15 पर होता है, S 19 पर होता है फिर 4 बढ़ाया गया, C 3 पर होता है और G आपका 3 यानी कि ये आपका 4 हो जाएगा, O 15 और ये K यानी कि देखिए यहाँ पर 4 4 ही बढ़ाया जा रहा सब में। देखिए L 12 पर होता है, L 12 पर होता है तो यहाँ पर P आ जाएगा, A 1 पर होता है तो यहाँ पर E आ जाएगा यानी कि E हो गया और ये P हो गया, S में 4 बढ़ाओगे तो यहाँ पर W आ जाएगा और उसी प्रकार S और T में 4 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 24 पर होता है X यानी कि XWEP कहाँ पर लिखा हुआ है, XWEP ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह क्या रहा है साथियों, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर आते हैं, यानी कि 29 है, 38 है, 63 है, 112 है, उसके बाद 193। तो आपको ये बताना है कि अगले नंबर पर यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। देखिए 29 से ये 38 हुआ है तो मैं कहूँगा यहाँ पर 9 जोड़ा गया है, और 38 से 63 हुआ है, ये कैसे बनेगा, यानी कि 13 में से ये जाएगा 5 बचेगा और यहाँ पर 3 2, यानी कि पहले 29 में 9 जोड़ा 38 हो गया, और 38 में 25 जोड़ा 63 हो गया, और 63 में कितना जोड़े तो मैं कहूँगा 9 और 4 यानी कि 49 जोड़े, तो 112 में कितना जोड़े 193 आ जाए, यानी कि 193 यानी 112 में से आपको घटाना है, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पर 8। अब यहाँ पर कितना जोड़ा जाना चाहिए आपको ये बताना है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 7 का स्क्वायर है, ये आपका 9 का स्क्वायर है, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 193 121 को जोड़ के बताइए, वही आपका आंसर हो जाएगा 314 आपका यहाँ पर आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में है और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। तो साथियों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे पहले आपका 106 है, उसके बाद 3 है, फिर 2 है, फिर 70 है, फिर 7 है, फिर बराबर 110 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये अगर आपका यहाँ पर भाग लिखा हुआ है, माइनस की जगह पर भाग और भाग की जगह पर माइनस रखें तो क्या 110 आ जाएगा बराबर में। देखिए तो क्या यहाँ पर कैलकुलेट करने पर 110 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर भाग है, भाग की जगह पर माइनस, और गुणा है, भाग की जगह माइनस, प्लस है, प्लस की जगह गुणा, और ये माइनस है, माइनस की जगह पर आपका भाग। तो इसको करेंगे आपका 7 आएगा पूरा पूरा, यानी कि बल्कि 10 आ जाएगा, यानी कि 7 कम 7 और 0 लग जाएगा, यानी कि प्लस कर दीजिए, यानी कि 3 6 माइनस 6 आ जाएगा। तो इसको अगर कट करते हैं तो 100 आ जाएगा और प्लस 10 आ जाएगा बराबर 110। 110 बराबर 10 बराबर आ गया, यानी कि हमारा जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों, अब आपके मैथ के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन मैथ के लिए गए हैं, आप इनको भी देखिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत रखिएगा। चलिए तो बात करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर 5 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है, यानी कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि उनमें से एक हटा दिया जाए, यानी कि 4 लोग अगर हम कर दें यहाँ पर, तो औसत में कितने 2 वर्ष की कमी हो जाती। देखिए 5 वर्ष थी तो आप औसत 28 था, अगर एक कम कर देते हैं तो औसत 2 कम हो जाता है, यानी कि 26 हो जाता है। तो हटाए गए व्यक्तियों की आयु कितनी है, यानी कि देखिए 5 व्यक्ति की आयु का मतलब योग कितना है, तो इसका योग करिए, 5 × 40 और 2, यानी कि यहाँ पर 5 व्यक्तियों की कुल मिला के आयु जो है 140 है। अब 4 व्यक्तियों की कुल मिला के आयु कितनी 104 आ जाएगी, और ये 5 व्यक्तियों की आयु है, यानी कि ये इसको इससे जब आप घटाओगे तो हमें क्या, हमने जो हटाया गया जो व्यक्ति है उसकी आयु पता चल जाएगी। यानी कि जब इसको घटाओगे 140 में से 104 को, तो यानी कि यहाँ पर 36 वर्ष आएगा, यानी कि उसकी वर्ष जो होगी 36 वर्ष होगी। जिस प्रकार आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी। इन्होंने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः 1800,
3300 और 3900 वोट प्राप्त किए और किसी भी वोट को अवैध वोट ना मानते हुए बताइए कि बी को कुल कितने वोट, कितने प्रतिशत वोट मिले। यानी कि इस 33 को प्रतिशत में आपको बदलना है। तो प्रतिशत में आपको कैसे बदलोगे, जिस भी संख्या को आपको प्रतिशत में बदलना होता है उसको लिख लिया जाता है, गुणा में 100 लगा दिया जाता है और नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, नीचे हम लोग सबका योग यानी कि जितने जितने वोट मिले हैं सबको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों का योग आ जाएगा, यानी कि साथियों 1800 प्लस 3300 और प्लस 3900। अब प्लस यानी कि इनको आप लोग जोड़ लीजिए, यानी कि डबल जीरो है तो डबल जीरो हमने यहाँ पर लगा दिया और 9 और 3 12 और 12 8 यानी कि 3 जीरो, यानी कि 2 और 3 5 और ये 8 1 9, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका 9 यानी कि 9600 हो गया। कितना, 9600 हो गया। ये आपका जीरो है, सॉरी ये आपका जीरो है, ये जीरो, ठीक। यानी कि 9000 रुपये यहाँ पर आएंगे, बटे में आपका कितना 9000 आ गया और ऊपर कितना 3300 गुना और 100 हो गया। तो इस दो जीरो से दो जीरो और इससे ये जीरो कैंसिल करें, दो जीरो से ये दो जीरो, एक जीरो एक जीरो, यानी कि ये आपका 30/9 और 9 त्रिक 27 यानी कि 3 और पॉइंट लगाइए 3.3 करके आंसर आएगा आपका कुछ समथिंग करके। एक बार फिर से कैलकुलेट करिए, यहाँ पर देख लेते हैं आपका ऑलमोस्ट, देखिए यहाँ पर 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल। अब बचा क्या साथियों आपके पास, बचा आपके पास ये 33 है, ये आपका 3300 है, यहाँ पर 3300 होगा। तो कुल मिला के 3 जीरो से ये कट जाएगा, यानी कि 330/9 आएगा। इसको आपको कैलकुलेट करना है, 300 यानी कि 33, 9 त्रिक 27 बचेगा 6 आपका 60 और ये 9 बचे 45, 9 छंग 54, ये 36.67 आएगा। तो 36 पॉइंट आपका 67 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। कह रहा है यहाँ पर साथियों, क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, ये 2.5 घंटे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो है 2 घंटे में 325 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उसी चाल में 650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगे। यानी कि 2 सही 1/2 यानी कि 5 बटे कैसे करोगे, 5/2 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 325 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो पूछ रहा है उसी चाल से, यानी कि जिस चाल से ये दूरी तय की गई है 650 दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे, तो आप कहेंगे कि 5/2 और ये बराबर है एक तरीके से 325 की गुणा नीचे हो जाएगी यहाँ पर 325। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में इतना समय लगेगा, कितना, इतने घंटे का समय लगेगा। लेकिन पूछा क्या गया है कि 650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसकी भी गुणा 650 से कर दो, यानी कि 650 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको जब गुणा करोगे, इसको कैलकुलेट जब करोगे, यानी कि 650 इसको, अब जब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो कितना समय लगेगा, जैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो बताइए। देखिए 325 से कम 325 हो जाएगा और इस 2 से कैंसिल करो इसको। अब कितने घंटे आ गए, घंटे 5 आ गए, यानी कि 650 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन साथियों बोला क्या जा रहा है, देखिए किसी टीवी का सूची मूल्य 15,000 रुपये है और 15,000 लिखे गए हैं और उसके सूची मूल्य पर 18% की छूट दी जाती है, और कितनी छूट दी जाए कि ग्राहक को 10,947 शुद्ध मूल्य में टीवी मिल जाए। यानी कि 18% की छूट दी जाती है, यानी कि 82% में उसको, यानी कि 100 - 18 यानी कि 82 आएगा। अब देखिए अगर 15,000 की टीवी 82% में दी जाती है तो 18% की छूट के साथ दी जाती है तो कितने रुपए की वो पड़ती। देखिए 15 की गुणा अगर आप 82 से करते हैं तो हम करते हैं इसकी गुणा, देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए 2 पंचे 10 और 2 एकम 2 और ये आपका 3, देखिए इतना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा और 0 और ये 3, ये आप लोग देखिए, यानी कि जो 3 12 यानी कि वो आपकी 12,300 रुपये में पड़ जाएगी, यानी कि 15,000 से 12,300 रुपये में पड़ेगी। अब कह रहा है कि और कितनी छूट दी जाए कि वो लगभग 10,047 की हो जाए। अब देखिए 12,300 की पड़ी है, अब कह रहा है 10,947 की अगर हम लोग टीवी देते हैं तो कितनी छूट दी गई, कितनी छूट दी गई है। देखिए यहाँ पर कितना 3 आ जाएगा और यहाँ पर 5, यानी कि यहाँ पर
तिरपन में आएगी, यानी कि 1353 रुपये की छूट दी गई है। तो इसको प्रतिशत में आपको बताना है, तो नीचे आपका वो मूल्य आ जाएगा, यानी कि 12,300 यह आएगा। तो आंसर आपका जो आएगा तो ये पता चल जाए कि कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए कि वो इतने की पड़ जाएगी। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो साथियों आपके कैंसिल हो जाते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब अगर हम लोग इसको किससे कट करें, ये कट जाएगा। अगर हम लोग 103 की 10 से गुणा करते हैं तो ये आपका 1230 हो जाएगा। अगर हम लोग 11 से गुणा करें, यानी कि इसमें 123 और बढ़ा दें, यानी कि 3 5 और यानी कि 1353 आ गया। यानी कि ये आपका 11 बार में कटेगा, यानी कि 11% आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब बन जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, और देखिए इस सवाल को बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेची, और बी ने इसे सी को 20% के लाभ पर बेच दिया, और सी ने इसे क्या किया 45% की हानि पर बेच दिया, और डी को 20 दिया। फिर डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा, तो बी ने कितने रुपए में खरीदी थी ये आपको बताना। मान लीजिए वो वस्तु कितने रुपए की है, हम मानते हैं उस वस्तु का जो मूल्य है एक्स रुपये है। अब मान लीजिए वो वस्तु जो है एक्स रुपये में है, और बी ने उसको क्या किया 25% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 125 पर बेचा गया। और उसके बाद कह रहा है कि बी ने इसको सी को 20% के लाभ पर बेचा, यानी कि 120% में बेचा, ठीक है। अब कह रहा है सी ने 45% की हानि पर बेचा, यानी कि 55% पर बेचा, ठीक है। अब कह रहा 45% की हानि डी पर में, यानी कि डी ने इसको 330 रुपये में खरीदा, यानी कि अब जो इसकी कीमत आएगी 330 रुपये हो जाएगी। मतलब बी ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, ये आपसे बात पूछी जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग एक्स का मान निकालते हैं। देखिए 25 पंचे और 25 चक्कू, 20 पंचे और 20 छंग, ये बात क्लियर हो जाएगा। 5 एकम 5 और यहाँ पर 20 आ जाएगा, और x बराबर ये आपका 330 हो जाएगा, और इसके 4 गुणा 5 गुणा 20 इनकी इधर गुणा हो जाएगी, 4 गुणा 5 गुणा 20 ये इधर हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा 5 गुणा 6 गुणा 11, ये आपका यहाँ पर आएगा, ये आपका आ जाएगा। अब 11 एकम 11 और 11 तियाँ 33, 5 से कट करेंगे 6 आ जाएगा। अब 6 से 6 ये कैंसिल, यानी कि x बराबर 4 गुणा 5 और 20, यानी कि 20 की गुणा अगर 5 से कराओगे तो ये आपका इतना 400 ये आपका पूरा आ जाएगा। अब अगर बात करें थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूछा ये जा रहा है कि बी ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। बी ने जो वस्तु खरीदी है वो 25% के लाभ पर खींची, यानी कि बी ने 25% के लाभ पर बेची, यानी कि 400 रुपये में ए जिस कीमत पर ली थी वो है मूल्य 400 रुपये वो है। अब इसको 125% पर बेचा गया, यानी कि 25% के लाभ पर, तो 125% आप लोग इसका निकालेंगे, यानी कि 20 और 25 चक्कू और पंचे, यानी कि 100 आ जाएगा, यानी कि 505 की गुणा 100 से कराइए, 500 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 500 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए ने बी को जो वस्तु बेची है वो 500 रुपये में बेची है, जो कि 25% प्रॉफिट से, या कह सकते हैं कि बी ने जो वस्तु खरीदी है वो 500 रुपये में खरीदे हैं। अब अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। कहा क्या जा रहा है कि एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 1/2 चाल से चलते हुए गंतव्य तक पहुंचने में 60 मिनट अधिक समय लेती है। ट्रेन द्वारा उसी दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय क्या होगा। देखिए यानी कि कह रहा है कि एक ट्रेन है, अपनी सामान्य चाल से बोला गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सामान्य चाल की, यानी कि कहने का मतलब ये होगा, का मतलब होता है गुणा, और 1/2 तो 1/2 हो गया, ठीक है। आप एक सामान्य, यानी कि आप नॉर्मल चाल चल रहे हैं, तो आप सामान्य चाल की जब 1/2 चाल से जब चली जा रही है, ठीक है, तो यानी कि सामान्य चाल की एक तरीके से तेज है इसकी थोड़ी। अब 60 मिनट अधिक, क्योंकि जब स्पीड आपने एक तरीके से 60 मिनट अधिक समय लगता है तो कम हो रही है, ज़्यादा नहीं, यहाँ पर कम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं कि ये आपकी वो वाली चाल है, इन दो चालें हैं, यानी कि एक तो सामान्य चाल है, एक दूसरी वाली चाल है, ये आपकी दूसरी चाल है। अब सामान्य चाल है प्रॉपर की, आप लोग देखिए ये सामान्य चाल इधर आएगी, यानी कि सामान्य चाल इधर से हट करके ये आपकी इधर आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी सामान्य चाल, ये आपकी इधर आ गई। अब यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गई, यानी कि 1/2 ये यहाँ पर लिखा है, इसको पास में लिखते हैं।
अगर सामान्य चाल 2 है तो वो वाली चाल 1 हो जाएगी। क्या 1 हो जाएगी। अब चाल का अनुपात हमें पता चल गया क्या है, 1:2 है। क्या 1:2 है। और इसका उल्टा होता है समय का अनुपात, इसका उल्टा समय का अनुपात 2:1 हो जाएगा। यानी कि पहले अगर 2 समय लग रहा है तो अब 1 लगेगा, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 60 मिनट अधिक समय लेती है, यानी कि इसका डिफरेंस जो हो जाएगा 2x और x बराबर 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले अगर 2 घंटे लेती होगी तो फिर अब चाल जो बढ़ी है उसकी तो कितना समय लेने लगेगी, तो 60 मिनट लेने लगेगी। पहले 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे फिर 1 घंटे लेने लगेगी। यानी कि कह रहा है कि ट्रेन द्वारा उसी दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय क्या है। यानी कि सामान्य समय आपसे पूछा जा रहा है। सामान्य समय की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या था, ये आपकी सामान्य चाल थी, और ये आपकी सामान्य चाल और ये आपका सामान्य समय। तो कह रहा कि x बराबर, अब ये 2x हो जाएगा, 2x। अब यहाँ पर डिफरेंस जो निकला है 60x, यानी कि 60x आ जाएगा x बराबर, जिसको हम कह सकते हैं कि सामान्य समय कितना निकला, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। थोड़ा सा अगर ध्यान से समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, 60 मिनट बोलो या 1 घंटा बोलो, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है कि समय का जो मूल होता है ये चाल हो जाए, यानी कि समय और चाल का अनुपात 1:2 है, तो समय का अनुपात जो है होगा 2:1 हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद साथियों आप लोग देखिए यहाँ पर इस सवाल को, और क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी यहाँ पर वायुयान की जो चाल है वो 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, जो कि वायुयान, और यह चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। यानी कि मीटर प्रति सेकंड में आपको बताना है, यानी कि 120 किलोमीटर है तो कोई चीज़ किलोमीटर में होती है उसको मीटर में कन्वर्ट होता है तो उसकी गुणा 1000 से करवाते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं ये क्या है, यहाँ पर सेकंड में बदलना है, तो 1 मिनट देखिए, यहाँ पर सेकंड में बदलने के लिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक तरीके से 120 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 120 किलोमीटर जा रहा है। ठीक, अब इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, अगर इसके 1 मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 160 से गुणा कराना पड़ेगा, तभी तो सेकंड बन पाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, कितना आ गया, इतना आ गया, नीचे 60 आ गया, 0 से 0, और ये आपका 6 दूना 12, यानी कि ये आपका 2000 आ जाएगा। तो कुल मिला के इसकी चाल कितनी आ जाएगी, 2000 आ जाएगी। तो 2000 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो जाएगी। इससे इसमें इसको कन्वर्ट किया है तो कुल मिला के यहाँ पर आपने मैथ के क्वेश्चंस भी देख लिए, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस देख लिए, और जीके भी देख लिया, हिंदी भी देख लिया। तो कैसी लगी साथियों ये आपको क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने शेयर नहीं किया है तो इसको शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट को विजिट करिए, वहाँ पर एसएससी जीडी से रिलेटेड सारे के सारे आपको लेक्चर दिख जाएंगे। और अगर आपने उन सभी वीडियोस को एक एक करके देख लेते हैं तो मेरा मानना है पेपर आपके बहुत सारे, आधे से ज़्यादा कंटेंट आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से आप लोग कवर अप कर लेना। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।